क्या कि पिछले पहले लेक्चर में क्या बताया था, किस देश के बारे में बताया था, कोई बताएगा जी? नेपाल के बारे में। दूसरे लेक्चर में आपने जाना भूटान के बारे में। भूटान में एक पॉइंट और बच गया था। क्या बच गया था विद्यार्थी? भूटान की साक्षरता दर कितनी परसेंट है? 42%। ये छाप के पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भूटान की भाई साहब साक्षरता दर कितना है? 42% है। कितना है जी? 42% है। अब देखिए आज मैं तीसरा जो देश पढ़ने वाला हूं, भारत का पड़ोसी जो देश है वो क्या है जी? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश देखिए 1947 में भारत का विभाजन हुआ। 1947 में क्या हुआ जी? भारत का विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है ना जी? इंडिया और क्या जी? पाकिस्तान का। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान का अंग बताया गया। क्या बताया गया जी? पूर्वी पाकिस्तान का। तो आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि बताइए 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश उस टाइम का नाम क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था जी? पूर्वी पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश का नाम क्या रखा गया था जी? पूर्वी पाकिस्तान। क्या था जी? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना? एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश वाला जो इलाका था ना वो कौन था? पूर्वी पाकिस्तान। तो याद रहेगा आपको कि जब 1947 में विभाजन हुआ था, किसका विभाजन हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसमें पाकिस्तान में जो पूरब वाला हिस्सा था उसे क्या कहा था? बांग्लादेश, मतलब पूर्वी पाकिस्तान उसे कहा गया था। बांग्लादेश नहीं कहा गया था, क्या कहा था? पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? दिसंबर 1971 में, दिसंबर क्या जी? 1971 में वापस पूर्वी पाकिस्तान मतलब लड़ झगड़ कर उन्होंने क्या किया कि भाई साहब अलग हो, ये स्वतंत्र देश बन गया। क्या बन गया? स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। तो अब अलग क्वेश्चन आएगा। ए विद्यार्थी सुनिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन था ये याद रखेंगे कि जो आपका बंगाल था वो उस टाइम 1947 के विभाजन के समय बंगाल को क्या कहा जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और बंगाल जो है ना कब स्वतंत्र हुआ? तो कब हुआ था जी? 17 दिसंबर 1971 में। कब स्वतंत्र हुआ? 17 दिसंबर 1971 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल जो है कब आजाद हुआ था? 1971 में। या कब स्वतंत्र देश बना? तो 17 दिसंबर 1971 में। और पूर्वी पाकिस्तान कब घोषित किया गया था? तो 1947 में। 1947 में क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था या बंटवारा हुआ था। बोलिए ये दो प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत है? अब देखिए भारत में ध्यान दीजिए, भारत का बंगाल का सीमा न, भारत के बंगाल का सीमा जो है कितना टच करता है? कितना किलोमीटर टच करता है? तो 4096 किलोमीटर क्या है? टच करता है, मतलब जुड़ता है। तो आपसे ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत के बंगाल का जो सीमा है कितना जुड़ता है? तो 4000 कितना जुड़ता है जी? 96 किलोमीटर। कितना जुड़ता है? 4096 किलोमीटर। फिर आगे रखिए यहाँ की एरिया कितनी है? तो 148,393 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर को क्या करते हैं हिंदी में? वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर को देखिए, किलोमीटर स्क्वायर को ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वर्ग किलोमीटर। क्या पढ़ेंगे? वर्ग किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा एरिया कितना है? 148,393 वर्ग किलोमीटर। अब पॉपुलेशन कितनी है? 15 करोड़। पॉपुलेशन कितनी है? 15 करोड़। अब देखिए उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, ये तीनों सीमा किससे घुरा हुआ है? इंडिया से। और एगो सीमा किससे घुरा है जी? नीचे उत्तर वाला बंगाल की खाड़ी से। किससे घुरा है जी? बंगाल की खाड़ी से। और तो चल इतनी बात को फिर से एक बार आपको बताते हैं कि भूटान की साक्षरता दर कितनी है विद्यार्थी? 42% है। फिर आपको बताया कि जो मतलब 1947 के समय में जब बंगाल क्या होते हैं, जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम में बंगाल को किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान घोषित किया गया था। फिर आप बताना कि ये स्वतंत्र देश कब बन गया? 17 दिसंबर 1971 में। कब बन गया जी? 17 1971 में। यहाँ की एरिया कितनी है? 104 कितना जी? 993 कितना जी? 148,300 क्या जी? 93 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का पॉपुलेशन कितना जी? 15 करोड़ है। कितना है? 15 करोड़। 3 गो हिस्सा किससे सटा हुआ है? इंडिया से। कौन कौन भाई साहब? पूरब वाला, ठीक है ना, पूरब वाला, पश्चिम वाला और क्या जी? उत्तर वाला। और दक्षिण में क्या है? बंगाल के खाड़ी है। इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब देखिए जनसंख्या के दृष्टि से
बंगाल जो है एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 2006 के अकॉर्डिंग। तो जनसंख्या की दृष्टि से बंगाल जो है एशिया का कौवा सबसे बड़ा देश है, तो 5वां सबसे बड़ा देश है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से इम्पोर्टेंट IMP। तो जनसंख्या की दृष्टि से बंगाल जो है, बांग्लादेश जो है वो आपका एशिया का क्या जी 5वां सबसे बड़ा देश है। ये बात आपको याद रहेगी कि जनसंख्या की दृष्टि से जो बांग्लादेश है वो आपका कौवा बड़ा देश है, तो 5वां बड़ा देश है। 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद होगा। जनसंख्या घनत्व यहाँ की कितनी है, तो मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर में जितना लोग रहता है ना उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व को मेजर किया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर, हिंदी में कहा जाए तो, इंग्लिश में बोलूँ तो किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर प्रति स्क्वायर, किलोमीटर प्रति स्क्वायर। माइनस को पर या प्रति पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं, पर या प्रति पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, किलोमीटर प्रति स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे, हाँ इंग्लिश में देखिए किलोमीटर के मतलब किलोमीटर, माइनस को प्रति, माइनस को क्या पढ़ेंगे प्रति, और 2 का मतलब स्क्वायर। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे, देखो माइनस मतलब प्रति, और 2 मतलब वर्ग, और के मतलब किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए आएगा तो जनसंख्या घनत्व याद रखना 880 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टि से एशिया, बांग्लादेश जो है एशिया का कौवा बड़ा देश है, तो 5वां बड़ी देश है। 3 गो इलाका किससे घिरा हुआ है, इंडिया से, और दक्षिण वाला का बंगाल की खाड़ी है। पॉपुलेशन कितनी है, 15 करोड़ की है। पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि 15 करोड़ की है। और फिर इनकी बात करें एरिया की तो कितनी है, 148,393 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। फिर ये मतलब ये कब स्वतंत्र हुए थे, तो 1971 में स्वतंत्र हुए थे। अब पूर्वी पाकिस्तान कब घोषित किया गया था, 1947 में विभाजन के समय। कोई डाटा है? तो अब है क्या, इसका भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं विद्यार्थी। तो भौगोलिक विस्तार की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 85 डिग्री से लेकर 93 डिग्री पूर्वी देशांतर में आपका बांग्लादेश फैला हुआ है। तो इसको भी अगर आप मैपिंग में देखेंगे तो मान के चलिए कि हमारा एक ग्लोब है, और फिर आपका ध्यान दीजिए ये ऐसे कर दिया जाए, और देखिए उत्तरी अक्षांश का है ना, मतलब स्थिति कहाँ है, उत्तरी और पूर्व, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में। बांग्लादेश की स्थिति जो है वो कहाँ है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। तो उत्तरी अक्षांश मतलब भाई साहब ऊपर वाला ना होगा, ऊपर वाला होगा, ये तो तय हो गया। ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश कहलाता है, लेटेव लाइन अक्षांश कहलाते हैं। पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूरब इधर होता है ना, तो ई वाला जो लाइन आएगा ई क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर। तो वास्तव में जो ये क्या होगा, बांग्लादेश। यानी कि अभी जो आपने तीनों देशों देखा वो उत्तरी, आपने नेपाल भी जो है वो कहाँ है, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में, और भूटान भी उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में, और बांग्लादेश भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। अब आगे ध्यान दीजिए विद्यार्थी, संरचना एवं स्थल आकृति। स्थलाकृति का मतलब है यहाँ पर आकार जो लगा उसे अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ। तो संरचना और स्थल आकृति क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पाया जाता है, तो बांग्लादेश में पाया जाता है। क्या पता जी, बांग्लादेश। अब वो डेल्टा किसके बीच में है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। किसके बीच में है जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कहाँ है, बांग्लादेश में है। और ये डेल्टा जो है किसके बीच में है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, यानी कि यही दोनों नदियां बनाती हैं। फिर बंगाल के पूर्वी तट पर, बंगाल क्या जी, पूर्वी तट पर एक काक्स बाजार है। क्या नाम है उसका, काक्स बाजार है, जो विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है। क्या जी, बालुई बीच है, मतलब बालू का रेत है, उसी को बीच कहा जाता है, जिसमें मतलब मार्केटिंग भी है। और उस मार्केट का नाम क्या है, काक्स मार्केट। क्या जी, काक्स मार्केट या काक्स बाजार। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच का नाम क्या है, काक्स बाजार। क्या नाम है, काक्स बाजार। आपसे पूछा जाएगा काक्स बाजार कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। कहाँ जी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी कहाँ है, तो पूर्वी तट पे है। कहाँ जी, पूर्वी तट पर। कई सारे मतलब बड़े लेवल के एग्जामों के इसमें प्रश्न है। क्या सबसे बड़ी बात है क्या, कि सब विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच कहाँ है, तो कौन सा है जी,
कॉक्स बाजार है। और कॉक्स बाजार कहाँ जी? बांग्लादेश के पूर्वी तट पर। कहाँ है? बांग्लादेश के पूर्वी तट पे है। अब आगे देखिए, बांग्लादेश को 9 भू आकृति प्रदेश में बांटा जा सकता है। बांग्लादेश को कितने भू आकृति प्रदेश में बांटा जा सकता है? तो 9। कितने विद्यार्थी? 9 भू आकृति प्रदेश में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो भू आकृति प्रदेश को याद करना जरूरी है। सिर्फ ये आप याद रखना कि कितना भू आकृति प्रदेश है, तो 9 गो है। कितना है? 9 गो। फिर है क्या, देखिए पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी भाग, देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो है ना पूर्वी और दक्षिणी भाग में है। तो बांग्लादेश में पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? पूर्वी और दक्षिणी भाग में है। कहाँ जी? पूर्वी और क्या जी? दक्षिणी भाग में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब पर्वत वाला इलाका है। क्या है? पर्वत वाला इलाका है। अब एक और बात मैं बताऊं साथ ही कि देखिए आपको एक सिस्टमेटिक चयन चल रहा है। नेपाल भी था, उधर भी पर्वतीय इलाका था, है कि नहीं अजय? हिमालय। फिर आपने भूटान देखा, वो भी क्या जी? पर्वतीय इलाका था। और अभी आपने देखा बांग्लादेश, इसमें भी क्या है? पर्वतीय इलाका है। और पर्वतीय इलाका भाई साहब किस हिस्से में है? तो पूर्वी और दक्षिणी भाग में है। फिर जो चटगांव और क्या जी? चटगांव और क्या जी? सिलहट, ये क्या है? कम ऊंचाई वाले प्रदेश हैं। क्या जी? कम ऊंचाई वाले क्या है? प्रदेश है। तो आपसे पूछा है बांग्लादेश का कम ऊंचाई वाला प्रदेश कौन सा है? तो चटगांव और सिलहट। मात्र 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पे है। कितना है जी? 200 से, समुद्री तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पे है। आप कभी जाएंगे ना, मतलब यात्रा करेंगे तो जहाँ पर रेलवे स्टेशन होता है तो वहाँ लिखा रहता है समुद्री तल से ऊंचाई इतना। अब समुद्री तल से ऊंचाई क्यों मापते हैं? क्योंकि समुद्री तल जो होता है ना वो बराबर होता है, लेकिन जो मैदान होता है ना ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं ज़्यादा हाइट रहता है कहीं कम हाइट रहता है, तो पता ही नहीं चलता है कि हाइट मेजर करे तो कैसे करे। इसलिए समुद्री तल से हाइटों को मापते हैं, वो बराबर रहता है। अब आगे देखिए, जल की प्रवाह करते हैं। तो यहाँ पर तो जल की बात करें, प्रवाह तो बहुत सारे नदियाँ बहती है, ठीक है ना जी। और यहाँ बंगाल में ये उपजाऊ भी करती है, मिट्टी लाती है, नया नया मिट्टी लेकर आती है, तो बंगाल को उपजाऊ भी बनाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नदियाँ बहुत सारा बाढ़ भी लेकर आती हैं, तो बहुत ज़्यादा क्षति भी पहुँचाती है। जब बाढ़ लेकर आएंगी बहुत ज़्यादा क्या करेंगी? क्षति पहुँचाएंगी। और जब बहुत सारा नया मिट्टी लेकर आएंगे तो वहाँ की जो खेतें हैं वहाँ पर क्या उपजाऊ बनाएंगे। तो उपजाऊ ज़्यादा करेंगी तो वहाँ पर मतलब चावल वाल जो भी होगा, खेती क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वहाँ की जो मिट्टी के नाम एक प्रश्न पूछता है। पहले तो एक आप ध्यान रखें, जल प्रवाह की बात करें तो गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती है मुख्य रूप से। कौन कौन जी? गंगा, मेघना और कौन जी? ब्रह्मपुत्र। और भी नदियाँ प्रवाहित होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो याद करना वो याद कर लीजिए। कौन कौन? ये बात आपको माइंड में सेट रहेगा कि या जल प्रवाह की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नदियों का प्रवाह होती है। ये नदियाँ अपने साथ अनेक प्रकार की मिट्टी को बहा कर लेकर आती हैं, जिससे भूमि उपजाऊ होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा क्षति भी पहुँचता है। अब बिहार में ले लीजिए, कोसी नदी अगर बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है, मतलब चाहे सोन नदी है, चाहे मतलब बहुत सारी जो नदियाँ है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा तो बिहार का कुछ इलाका डूब नहीं जाएंगे? डूब जाते हैं। तो उसी प्रकार है। तो है क्या कि यहाँ पर जल प्रवाह गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है। और बांग्लादेश में एक अलग से प्रश्न आता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो जमुना नदी। क्या कहते हैं जी? जमुना नदी। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक है, हाँ। अब देखो जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को, मतलब जब दोनों धाराएं मिलेगी, गंगा की पानी और क्या जी और ब्रह्मपुत्र की पानी, जब दोनों धाराएं क्या जी मिलेगी तो उसका नाम क्या कहा जाएगा? तो पद्मा कहेंगे। क्या बोलेंगे? पद्मा। तो जब गंगा नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी के धाराएं मिलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? पद्मा नदी। अब ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं रही, अब इस नदी का नाम क्या हो गया? पद्मा नदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धाराएं मिलती है तो उसे कौन सी नदी कहते हैं? तो पद्मा नदी। कौन सी जी? पद्मा नदी। अब देखो विद्यार्थी, क्लाइमेट विशेषता को देखते हैं, जलवायु विशेषता को देखिए। तो देखिए, जलवायु विशेषता की बात करें तो यहाँ पर भाई साहब गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है, ठीक है ना, वर्षा भी होता है, वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए इसी प्रकार है कि बंगाल की खाड़ी में जो आने वाली है, मतलब यहाँ मानसून भी आता है, ठीक है ना, तूफान उफान भी आता है। तो बंगाल की खाड़ी में आने वाली क्या जी? आने वाली। अब बंगाल खाड़ी में आई एक और बात, बंगाल के खाड़ी में ना मैक्सिमम नदियाँ जो बहती है वो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है।
तो है क्या, बंगाल की खाड़ी में आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या जी, दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून जो है पवनों से होती है, मतलब मानसून किससे आता है जी, पवनों से, मतलब एकदम स्पीड में, समझे ना, हवा जो है ना जब बहुत तेजी में बहने लगता है तो उसे पवन कहते हैं, और वही पवन क्या लाती है, मानसून लाती है। उस मानसून का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो आपसे पूछा जाएगा बांग्लादेश में कौन सी मानसून बहती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन जी, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम जानते हैं, दक्षिण से निकलेगी और कहाँ जाएगी, पश्चिम में जाएगी। कहाँ जाएगी, पश्चिम में जाएगी। ठीक है, अब देखिए दक्षिण से पश्चिम में तो भाई साहब मानसून जो है ये पवनों से मतलब जाती है दक्षिण से पश्चिम की तरफ, और ये अक्टूबर और दिसंबर महीना में ये मौसमी जो है ना अनिश्चितता लाती है। मौसम में क्या लाती है, अनिश्चितता। एक के हाली पूरा बारिश कर देंगी, पहले बहुत ज़्यादा एक हाली गर्मी ला देंगी, ठीक है ना, कोई ठिकाना नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस प्रकार ये तूफान एक ला के आती हैं, क्या लेकर आती है, हवाएं तूफाने लगा दी ना जी, विंड यानी कि पवने। तो उस तूफान का नाम क्या है, काल बैसाखी। क्या नाम है जी, काल बैसाखी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो कौन सा तूफान लाती है, तो काल बैसाखी। कौन जी, काल बैसाखी। और काल बैसाखी तूफान जो है किस देश में आता है, तो बांग्लादेश में आता है। किस देश में जी, बांग्लादेश। किस मानसून से आता है काल तूफान, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। किस महीना में आता है, तो अक्टूबर से क्या जी विद्यार्थी, दिसंबर के बीच में आता है, अक्टूबर से दिसंबर में। अब आगे देखिए मृदा और वनस्पति की बात करते हैं। तो मृदा जो है यहाँ पर मतलब गंगा नदी, मतलब जो नदियाँ हो बहुत सारे अपने साथ मिट्टी को बहा के लेकर आती है, और यहाँ मिट्टी जी दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जी, दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दोमट मिट्टी पर जो फसलें हैं ना अच्छा होती है, क्या होता है जी, अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। अब आगे ध्यान दीजिए 67% पर 6.7% पर क्या जी, यहाँ पर वन है। क्या जी, पूरे एरिया का यहाँ पर वन कितना है, 6.7% क्या जी, वन है। और चटगांव और सिलहट में क्या है भाई साहब, सदाबहार वन है। ध्यान दीजिए, चटगांव ये बांग्लादेश में है, ठीक है ना, और क्या जी सिलहट, दो प्रदेश है क्या, चटगांव और सिलहट। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और इस सदाबहार वन में प्रधान कौन है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी है, मालिक कौन है, तो बांस है। कौन है जी, बांस। और एक और मैं आपको बता दूं कि बांस जो है एक पेड़ नहीं बल्कि पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है। क्या जी, घास है, ठीक है ना, याद रखना। अब दक्षिणी डेल्टाई में ध्यान दो जी, दक्षिणी डेल्टाई में इलाका का है, दलदली है, जो बालू है ना वो दलदल वाला इलाका है, ठीक है ना। और उस दलदल वाला इलाका में सुंदरी वृक्षों का प्रधान है। किस वृक्षों का प्रधान है, हाँ। तो देखिए चटगांव और सिलहट में सदाबहारपन है, और वहाँ प्रधान कौन है, बांस। और जो डेल्टाई दक्षिणी का डेल्टाई इलाका है, वो दलदली इलाका है, वो में प्रधान कौन है, सुंदरी वृक्ष। सुंदरी, इस सुंदरी वृक्ष के कारण ही नाम पड़ा है सुंदरवन। क्या नाम पड़ा जी, सुंदरवन। और सुंदर देखिए इसलिए इन वृक्षों को सुंदरवन कहा जाता है। और सुंदरवन जो है ना वर्ल्ड का प्रसिद्ध टाइगर पाया जाता है, T4 टाइगर, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन पाया जाता है। और सुंदरवन कहाँ है विद्यार्थी, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ जी, वेस्ट बंगाल में है। अब आगे देखिए कृषि, क्या है विद्यार्थी, कृषि की बात करें तो 80% जनसंख्या कृषि करती है, और 90% बिहार में कृषि जनसंख्या करते हैं। पता है आपको, पता है कि नहीं पता है, पता करिए, मतलब पता हो जाएगा 10 क्लास में, ठीक है। तो बांग्लादेश में 80% जनसंख्या क्या करते हैं जी, कृषि करती है। और जीडीपी में मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ये इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है जो आपको 10th में समझ में आएगा, हाँ। तो अभी लेकिन मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, क्या जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अपने आय में से जितना मतलब परसेंटेज देते हैं ना उसी को बोलते हैं। तो ये 1/3 मतलब 1/3 योगदान रहता है। ये कृषि से कितना योगदान जाता है, 1/3 टैक्स के रूप में। अब 63% भूमि पर क्या होता है, कृषि होता है। 100% भूमि में कितना परसेंट भूमि पर कृषि होता है जी, 63%, मतलब बहुत ज़्यादा खेती होती है। अब खनन और उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पे खनन उद्योग का अभाव है। खनन उद्योग का क्या जी, अब हाँ बंगाल के खाड़ी में से खोन के निकालेंगे नहीं ना, निकालेंगे वही में चल जाएंगे।
भाई साहब चूना पत्थर बहुत सारे, मतलब चूना पत्थर मिलता है, कोयला थोड़ा बहुत मिलती है, ठीक है ना, थोड़ा पेट्रोलियम मिलता है, बहुत थोड़ा थोड़ा मात्रा में चूना पत्थर इत्यादि मिलता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में काची आयात निर्यात होता है। सुनो ध्यान से विद्यार्थी, 50% जूट आयात निर्यात होते हैं। क्या होते हैं जी? 50% जूट क्या होता है? आयात निर्यात होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ढाका और चांदपुर बंदरगाह है। क्या जी? बंदरगाह है, मतलब नदी पर जो सामानों को रखने के लिए बनाया जाता है ना, उसी चीज को क्या बोलते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ढाका और चांदपुर कहाँ है, तो क्या जी? बंदरगाह है। और ढाका और चांदपुर कहाँ है? तो बांग्लादेश में। कहाँ है जी? बांग्लादेश में। तो बोलिए कोई लेक्चर 3 में